Good morning, dear students. Today we will discuss about a short introduction about the clinical laboratory. In introduction, we talks about following sections. First one, definition of the clinical laboratory. Second, origin and concept of the clinical laboratories. कैसे इस concept का origin हुआ, कैसे ये concept आया, किसने दिया और कैसे ये popular हुआ. Then after we talk about evolutions of the clinical laboratories. Then after evolution हम बात करेंगे classifications of the clinical. And in final section हम बात करेंगे scope and limitations of the clinical. So first we start with definition. So clinical laboratories are those laboratories which contain clinical symptoms or conditions and the corresponding group of medicines. तो clinical laboratories ऐसी laboratories होती है जहाँ हमें clinical conditions मिलेंगी rubric form में या pathological terms मिलेगी या nosological terms मिलेगी rubric form में और उसके आगे हमें group of medicines मिलेगा. तो जैसे नेम से ही हमें पता चल रहा है कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज में मेन चीज क्या होगी, क्लिनिकल. तो इसमें क्या होंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे और उसके आगे कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्लिनिकल लेबोरेटरी में क्या बेसिस है जिस बेस पे हम मेडिसिन सेलेक्ट करें. इसमें 4 पॉइंट्स मेनली हम सिमिलरिटी से मैच करते हैं. दैट इज पैथोलॉजिकली सिमिलरिटी हम देखते हैं या पोजीशन मैच करते हैं या मॉडलिटीज मैच करते हैं या कॉन्कोमिटेंस करते हैं. या तो हम देखेंगे कि कॉन्कोमिटेंट सिमिलर है या नहीं है पेशेंट की हिस्ट्री से विद द मेडिसिन, या पोजीशन सिमिलर है या नहीं है मॉडलिटीज. तो मेनली जो बेसिस होगा क्लिनिकल लेबोरेटरीज का सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी यही होगा कि पैथोलॉजिकल सिमिलरिटी देखेंगे या पोजीशन सिमिलरिटी देखेंगे या मॉडलिटीज देखेंगे या कॉन्कोमिटेंस देखेंगे. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर रेपिटाइजेशन. ये जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज है वो कॉमनली रेपिटाइजेशन के लिए यूज नहीं होती है, बट कैन बी यूज्ड इन केसेस वेयर द क्लिनिकल कंडीशन मार्क्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट. लेकिन ऐसे केसेस जहां पे हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, पेशेंट हमें जनरल्स नहीं दे रहा है, हमें मेंटल जनरल्स की लैकिंग है, फिजिकल जनरल्स की लैकिंग है या कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स की लैकिंग है, तो हम वहां क्लिनिकल लेबोरेटरीज को पिक करेंगे और उससे रेपिटाइजेशन करके सिमिलर मेडिसिन फाइंड आउट करेंगे. और जो सिमिलर मेडिसिन निकलेगी वो लगभग एक्यूरेट निकलेगी और जो हमारा पेशेंट होगा आफ्टर डोज देने के बाद में मेडिसिन वो अच्छी हो जाएगा. अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिनल कंसेप्ट, कैसे क्लिनिकल लेबोरेटरीज का कंसेप्ट आया रेपिटेड फील्ड में, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, किसने स्टार्ट किया और कैसे आगे की रेपिटेडरीज कंस्ट्रक्ट की. तो इन स्पाइट ऑफ emphasis on individualization and prescription based on characteristic symptoms, the emergence of clinical laboratories could not be prevented in homeopathic practice as early as Hahnemann's time. जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बात किया था कि जो रेपर्टरी का कंस्ट्रक्शन है वो डॉक्टर हनीमैन सर के टाइम से स्टार्ट हो गया था. इवन डॉक्टर हनीमैन सर ने भी कुछ रेपर्टरीज कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया लेकिन वो पब्लिश नहीं कर पाए. उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स थे, डॉक्टर वानिमसन सर थे, डॉक्टर बोबर सर थे, उन्होंने भी रेपर्टरी पर बहुत अच्छा काम किया. फाइनली डॉक्टर वानिमसन ने फर्स्ट रेपर्टरी पब्लिश जो हमारे जनरल रेपर्टरीज में. तो उस टाइम जो था मेनली सिलेक्शन, जो रेमेडी का सिलेक्शन का जो प्रोसेस था मेनली इंडिविजुअलाइजेशन था. कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को हम ज़्यादा प्रिक्युलरिटी देते थे और कीनोट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. लेकिन कुछ ऑथर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इंडिविजुअलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी. उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम डिजीज वाइज ग्रुपिंग बनाएं मेडिसिन की तो हम कहीं ना कहीं सिमिलर मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं. वो एक दूसरा वे भी हो सकता है कि हम सिमिलर मेडिसिन तक पहुंच पाए. तो उन्होंने ग्रुपिंग स्टार्ट की, डिजीज नेम दिया और उसके आगे ग्रुप ऑफ मेडिसिन स्टार्ट किया. वहीं से इस कंसेप्ट का क्लिनिकल लेबोरेटरीज का ओरिजिन स्टार्ट हुआ. और ओरिजिन होने के बाद में कुछ ईयर्स ऐसे आए जहाँ पे बहुत सारी क्लिनिकल लेबोरेटरीज पब्लिश हुई. बहुत से ऑथर्स ने जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज का
जो कंसेप्ट आया उसको फॉलो किया और बहुत सी क्लिनिकल रेपर्टरीज कंस्ट्रक्ट करी, रीजनल रेपर्टरीज कंस्ट्रक्ट करी एज वेल एज जनरल क्लिनिकल रेपर्टरीज कंस्ट्रक्ट करी। तो वो जो ड्यूरेशन था वो एरा ऑफ रीजनल रेपर्टरीज कहलाता है, और वो 1880 से 1905 वाला टाइम है, जिस टाइम में बहुत सारी क्लिनिकल रेपर्टरीज पब्लिश। अब हम बात करते हैं कि इसका कंसेप्ट आया फील्ड में, रेपर्टरी फील्ड में, तो दिया किसने? तो जो ग्रेटेस्ट मॉडर्न एक्सपोनेंट है डॉक्टर जे क्रॉम्पटन, उन्होंने ये आइडिया एम्फसाइज किया कि अगर हम नोसोलॉजिकल सिमिलरिटी को देखें और हम रेमेडीज का ग्रुप कंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू नोसोलॉजिकल टर्म, या कोई भी डिजीज कंडीशन ली हमने, या डिजीज डायग्नोसिस लिया हमने, या कोई भी पैथोलॉजिकल टर्म ली और उसके आगे ग्रुप ऑफ मेडिसिन हमने कंस्ट्रक्ट किया, और फाइनली रेपर्टराइजेशन के बाद में हम उनमें से सिमिलर मेडिसिन में चले। तो वो डॉक्टर जे क्रॉम्पटन बर्नर्ड थे जिन्होंने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक अच्छी या वेल या सिस्टमेटिक अरेंज्ड रेपर्टरी पब्लिश नहीं कर पाए। और इनके बाद डॉक्टर जे.एस. क्लार्क थे जिन्होंने क्लिनिकल रेपर्टरीज के बारे में बहुत अच्छी लाइन की और एक वेल अरेंज्ड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड रेपर्टरी पब्लिश की। उन्होंने क्या कहा कि certain diseases come to have certain remedies against them, and all the patients who are found to be suffering from any given disease must be dosed with one of the remedies related to it. उन्होंने कहा कि कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी कुछ रेमेडीज होती हैं, अगर हम उनका ग्रुप तैयार कर लें तो हमने कोई भी डिजीज नेम लिया और उसके आगे हमने एक उससे रिलेटेड जो जो रेमेडीज हैं उसका ग्रुप हमने तैयार कर लिया, और उस ग्रुप में से जो सिमिलर मेडिसिन है उसकी जो रिक्वायर्ड डोज है अगर वो पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करें तो हमें बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा। ये डॉक्टर जे.एस. क्लार्क ने कहा। आगे चल के डॉक्टर जे क्रॉम्पटन बर्नर्ड ने एक बात और कही कि द फैक्ट इज वी नीड एनी एंड एवरी वे ऑफ फाइंडिंग द राइट वे। वास्तव में बात ये है कि हमें पेशेंट को ठीक करने के लिए, पेशेंट को क्योर करने के लिए, उसकी बीमारी को क्योर करने के लिए हमें राइट रेमेडी की नीड है। चाहे हम एक रास्ते से चलें या हम सारे रास्ते से चलें। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम टेंपल की भी बात करते हैं तो वहां जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता भी होता है, 4 रास्ते भी होते हैं, तो या तो 4 लोग 4 रास्तों से जाएं, या फिर एक आदमी है तो वो एक रास्ते से जाए, या चौथे रास्ते से जाए, या तीसरे रास्ते से जाए, अल्टीमेटली उसको जाना टेंपल ही है। इसी तरीके से हमें पेशेंट को ठीक करने के लिए राइट रेमेडी तक पहुंचना, तो हम किसी भी रास्ते से जाएं लेकिन पहुंचना है हमें राइट रेमेडी तक। तो उन्होंने कहा कि वो राइट रेमेडी हमारी सिमिलिमम मेडिसिन तक, तो उससे उस तक पहुंचने के लिए हम पैथोलॉजिकल सिमिलरिटी भी मैच करेंगे। तो इंडिविजुअलाइजेशन के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ साथ हमें पैथोलॉजिकल सिमिलरिटी को देखते हुए भी हम सिमिलिमम मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। बट हमें सिमिलिमम मेडिसिन तक पहुंचते हुए ये ध्यान रखना है कि अगर हम पैथोलॉजिकल सिमिलरिटी को मैच करते हुए चल रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को मैच करते हुए चल रहे हैं, लेकिन जो होम्योपैथी का जो मेन फिलॉसफी है उससे हमें डाइवर्ट नहीं होना। हमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है वो अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी की करनी है। हम आगे चलते हैं। The two very useful clinical regional repertories published was as early as in 1869, that is Bell's diarrhea, and 1873, that is Baricides. तो दो इम्पोर्टेंट रेपर्टरीज पब्लिश हुई जहाँ से क्लिनिकल रेपर्टरीज का काम स्टार्ट हुआ। सिस्टमेटिकली अरेंज रेपर्टरीज पब्लिश हुई। जो पहली रेपर्टरी थी वो थी 1869 में जो आई थी बाय डॉक्टर बेल्स, दैट इज बेल्स डायरिया। उसमें उन्होंने डायरिया से रिलेटेड, स्टूल से रिलेटेड सारे सिम्टम्स के रूब्रिक कंस्ट्रक्ट किए और ग्रुपिंग ऑफ मेडिसिंस, ठीक है। उसके बाद में 1873 में आई बेरिसाइड। वो आई से रिलेटेड जितनी भी क्लिनिकल कंडीशंस हैं, जितने भी आई से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, उनको रूब्रिक कन्वर्ट करके ग्रुपिंग ऑफ मेडिसिंस किया और एक आई से रिलेटेड एक बहुत अच्छी दूसरी क्लिनिकल रेपर्टरी कंस्ट्रक्ट की। और इन दोनों रेपर्टरी के फील्ड में आने के बाद क्लिनिकल रेपर्टरीज और भी
नए तरीकों से कंस्ट्रक्ट करना। तो क्रेडिट फॉर ऑथरिंग द फर्स्ट यूजफुल क्लिनिकल रेपर्टरी डॉक्टर जे.एस. क्लार्क। वो जो हमने दो रेपर्टरीज की बात की 1869 में और 1873, ये बोथ आर रीजनल रेपर्टरीज। ये दोनों रीजनल क्लिनिकल रेपर्टरीज हैं, जहाँ से रीजनल क्लिनिकल रेपर्टरीज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और उसी को देखते हुए आगे रीजनल एज वेल एज जनरल क्लिनिकल रेपर्टरीज का कंस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन जो जनरल क्लिनिकल रेपर्टरी का जो क्रेडिट है वो फर्स्ट जाता है डॉक्टर जे.एस. क्लार्क को। हालांकि डॉक्टर बर्नट ने काम स्टार्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड रेपर्टरी पब्लिश नहीं कर पाए, और उसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर जे.एस. क्लार्क को। तो many clinical repertories were available these days, but two well-known clinical repertories are a clinical repertory by Dr. J.H. Clark and mathematical with repertory by Dr. Hogan. हालांकि बहुत सारे क्लिनिकल रेपर्टरीज पब्लिश हुई, बट एट ए प्रेजेंट दो रेपर्टरीज जो हैं वो वेल नोन रेपर्टरीज हैं, या मोस्ट यूजफुल रेपर्टरीज हैं, या मोस्टली यूजेज रेपर्टरीज हैं। वो है एक तो डॉक्टर ओई बोरिक की रेपर्टरी, और एक डॉक्टर जे.एस. क्लार्क की जनरल। अब हम आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ क्लिनिकल रेपर्टरी। ओके, थैंक यू।